नमस्ते सिविल इंजीनियर्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं या फिर कंक्रीटिंग की दुनिया में अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस के साथ इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हम सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि ट्रायल्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। और हाँ, हम रेफर करेंगे लेटेस्ट आईएस कोड 10262 2019। आज की इस वीडियो में कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के साथ साथ और भी ज़रूरी टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे कि एग्रीगेट्स का मॉइस्चर करेक्शन कैसे करते हैं, और अगर आपको पर क्यूबिक मीटर मिक्स को पर बैग सीमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करते हैं, ये सब भी डिटेल में कवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से एंड तक पूरा देखना। नोटबुक और पेन लेकर बैठो और अपने नोट्स बनाओ, जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं दोस्तों। तो कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन आखिर है क्या? देखिए, इसकी कई डेफिनेशंस मिलती हैं, लेकिन सबसे क्लियर और प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये है। कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन एक ऐसा साइंस है जिसमें हम कॉन्क्रीट बनाने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स, सीमेंट, पानी, एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर की मात्रा इस तरह तय करते हैं कि हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज वाली कंक्रीट मिले, वो भी सबसे इकोनॉमिकल तरीके से। अब आसान भाषा में समझें तो मिक्स डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले साइट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझी जाती है। जैसे आपको लो स्लंप कंक्रीट चाहिए या फ्री फ्लो कंक्रीट, क्या सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट एससीसी की ज़रूरत है, कंक्रीट की टारगेट स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, क्या अर्ली स्ट्रेंथ की कोई रिक्वायरमेंट है या कोई और स्पेशल रिक्वायरमेंट है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद लोकली अवेलेबल मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है, जैसे एग्रीगेट्स का ग्रेडेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह। फिर इन सभी डेटा के बेसिस पर मिक्स डिज़ाइन तैयार किया जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कितना सीमेंट लगेगा, कितना पानी लगेगा, एग्रीगेट्स, फाइन और कोर्स की मात्रा कितनी होगी और कौन सा एडमिक्सचर लगेगा। अंत में ये देखा जाता है कि लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके ऐसा प्रोपोर्शन बनाया जाए जो साइट की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, और वो भी कम से कम कॉस्ट में। क्योंकि कंक्रीट में क्वालिटी जितनी ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उसका इकोनॉमिक होना भी है। कंक्रीट एक बेहद वर्सेटाइल बिल्डिंग मटेरियल है, क्योंकि इसे M10 से लेकर M100 तक की स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। साथ ही इसकी वर्केबिलिटी भी 0 मिलीमीटर स्लंप से लेकर 210 मिलीमीटर स्लंप या फ्लो कंक्रीट तक एडजस्ट की जा सकती है। इन सभी केसों में कंक्रीट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं, बस उनका प्रोपोर्शनिंग बदलता है, और यही बदलाव फाइनल प्रॉपर्टीज को तय करता है। कंक्रीट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं सीमेंट, पानी, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और एडमिक्सचर्स। सीमेंट कंक्रीट का मेन बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो सभी कंपोनेंट्स को एक साथ होल्ड करता है। जीजीबीएस या फ्लाई ऐश का उपयोग हम सीमेंट को पार्शियली रिप्लेस करने के लिए करते हैं, ताकि कंक्रीट ज्यादा ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बने। पानी का काम होता है सीमेंट को हाइड्रेट करना और कंक्रीट को वर्केबल बनाना। कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट को उसका स्ट्रक्चर और वॉल्यूम देते हैं, जबकि फाइन एग्रीगेट सीमेंट पेस्ट के साथ मिलकर मोर्टार बनाते हैं और कोर्स एग्रीगेट के बीच के वॉइड्स को फिल करते हैं। एडमिक्सचर्स का उपयोग कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए किया जाता है, जैसे अर्ली स्ट्रेंथ बढ़ाना, बेहतर वर्केबिलिटी देना, सेटिंग टाइम कंट्रोल करना, इम्परमिएबिलिटी बढ़ाना और स्लम्प रिटेंशन पीरियड बढ़ाना, ताकि कंक्रीट को लंबे समय तक आसानी से उपयोग किया जा सके। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए मिक्स प्रोपोर्शनिंग कैसे की जाती है, जिसमें हम OPC का पार्ट रिप्लेसमेंट GGBS के साथ करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टिपुलेशंस फॉर प्रोपोर्शनिंग, जिसमें हमें बेसिक डेटा कलेक्ट करना है। A, ग्रेड डिजिग्नेशन, हम डिजाइन कर रहे हैं M25 ग्रेड के लिए। B, टाइप ऑफ सीमेंट, हमारा सीमेंट का टाइप है OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका ग्रेड है 53 और इसका IS कोड है 269। C, टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर, हम यहां GGBS का यूज करने वाले हैं, जिसका IS कोड है
16714। डी, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। जो सबसे बड़ा एग्रीगेट साइज हम यूज कर रहे हैं वो 20 मिलीमीटर की गिट्टी है। ई, मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो स्लैश एक्सपोजर कंडीशन, IS 456 के अनुसार। यहाँ हम मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं और ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए है। इसलिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट होगा 300 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होगा 0.5 F। वर्केबिलिटी, हमारा टारगेट वर्केबिलिटी है 120 मिलीमीटर मिनिमम स्लंप आफ्टर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे बाद भी कम से कम 120 मिलीमीटर स्लंप आना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिट मिक्सर को साइट तक पहुंचने में समय लग सकता है, ट्रैफिक में फंस सकता है और साइट पर भी कंक्रीट खाली होने में टाइम लगता है। जी, मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग। हम पंपेबल कंक्रीट के लिए डिजाइन कर रहे हैं ताकि हाई राइज बिल्डिंग्स में भी कंक्रीट आसानी से पंप हो सके। एच, डिग्री ऑफ सुपरविजन। हम गुड डिग्री ऑफ सुपरविजन कंसिडर कर रहे हैं, यानी आरएमसी प्लांट पर सभी क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। जे, टाइप ऑफ एग्रीगेट। जो एग्रीगेट यूज होने वाले हैं वे क्रश्ड स्टोन एंगुलर एग्रीगेट हैं। ये राउंडेड या नेचुरल नहीं है, बल्कि स्टोन क्रशर में क्रश करके बनाए गए हैं। के, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, ओपीसी कंटेंट। IS 456 के अनुसार मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है। अगर 450 से ज्यादा सीमेंट यूज किया जाता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाती है, जिससे कंक्रीट में इंटरनल क्रैक्स आ सकते हैं, ऐसा IS 456 बताता है। दोस्तों, अभी तक बताए गए सभी पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। ये सभी IS कोड्स और कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पर हमारा स्टेप 1, स्टिपुलेशंस फॉर प्रोपोर्शनिंग, पूरा हो चुका है। यानी वो सभी चीजें जो फिक्स्ड हैं और जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, हमने तय कर ली हैं। अब ये सभी पैरामीटर्स पूरे मिक्स डिजाइन प्रोसेस में वही रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, ताकि ऐसे फुल नॉलेज वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बढ़ते हैं स्टेप 2, टेस्ट डेटा फॉर मटेरियल्स की ओर। इस स्टेप में हमें सभी मटेरियल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए और साथ ही मटेरियल की कुछ और प्रॉपर्टीज जानना भी जरूरी है। ये सभी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी स्टेप में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हम कौन सा मेक या ब्रांड का मटेरियल यूज करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ए, सीमेंट यूज्ड। हम अल्ट्राटेक OPC 53 ग्रेड वाला सीमेंट यूज करेंगे, जिसका IS कोड 269 है। बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। हम सीमेंट की स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसिडर करेंगे, जो कि 3.15 होती है। अगर आपने खुद टेस्ट किया है या आपके पास लैब रिपोर्ट उपलब्ध है, तो आप वो वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। सी, GGBS। हमारे पास JSW मेक का GGBS अवेलेबल है, जो IS कोड 16714 के अनुसार है। डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ GGBS। GGBS की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम 3.0 कंसिडर कर रहे हैं। याद रखें कि किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होती है। ई, केमिकल एडमिक्सचर। हम सिकाप्लास्ट PH8318 का यूज करेंगे, जो कि एक सुपर प्लास्टिसाइजर है और इसका IS कोड 9103 है। एफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल्स। हम मटेरियल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसिडर करने वाले हैं। कोर्स एग्रीगेट 20 मिलीमीटर 2.90, कोर्स एग्रीगेट 10 मिलीमीटर 2.88, फाइन एग्रीगेट क्रश्ड सैंड 2.70, केमिकल एडमिक्सचर 1.11। वाटर एब्जॉर्प्शन, हम वाटर एब्जॉर्प्शन कंसिडर करेंगे। कोर्स एग्रीगेट 10 मिलीमीटर 0.9%, कोर्स एग्रीगेट 20 मिलीमीटर 1.1%, फाइन एग्रीगेट 3.3%। एच, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट। हम मॉइस्चर कंटेंट ट्रायल्स के समय निकालेंगे।
जब सारे प्रोपोर्शंस रेडी हो जाएंगे, तब ट्रायल के दौरान हम इसे कंसिडर करेंगे। जे सिव एनालिसिस। सिव एनालिसिस या ग्रेडेशन का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये टेस्ट कोर्स और फाइन एग्रीगेट दोनों के लिए किया जाता है। ये टेस्ट कैसे करना है, इसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम फाइन एग्रीगेट को जोन 1 कंसिडर कर रहे हैं, जो कि हमारे मटेरियल के अनुसार है। ये जोन का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर एग्रीगेट का प्रोपोर्शन तय होता है, जो आप आगे देखेंगे। इसलिए जो भी सोर्स मटेरियल हम यूज करते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और वही डेटा हमें इन कैलकुलेशंस में यूज करना है। दोस्तों स्टेप 1 और स्टेप 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों स्टेप्स में वो सारी जरूरी जानकारी होती है जो किसी भी मिक्स डिजाइन बनाने के लिए चाहिए होती है। मतलब कोई भी डिजाइन शुरू करने से पहले हमें सारे टेस्ट्स, मटेरियल का डेटा और साइट की रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी होती हैं। अब असली डिजाइन कैलकुलेशन स्टेप 3 से शुरू होता है। और अगर स्टेप 1 या स्टेप 2 में आपको कोई भी पॉइंट अभी समझ नहीं आया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जब जब हम इन जानकारियों को यूज करेंगे, तब हम उन्हें फिर से डिटेल में समझाएंगे। स्टेप 3 है टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना। अब ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होती है? जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं, तो उसमें एक सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है। इस स्टेप में हमें यही तय करना होता है कि कितना सेफ्टी मार्जिन रखना है। जैसे अगर हम M25 ग्रेड कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं, तो 28 दिनों पर 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ आनी चाहिए। लेकिन हम डिजाइन सिर्फ 25 के लिए नहीं करते, उससे थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, क्योंकि साइट पर कुछ एरर हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एरर, मशीन एरर या मटेरियल में वेरिएशन। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्ट्रेंथ कम ना आए और क्यूब हमेशा पास हो, हम हायर स्ट्रेंथ यानी टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं। पहला है F-C के इक्वल्स FC के प्लस 1.65S और दूसरा है F-C के इक्वल्स FC के प्लस X। इन दोनों फॉर्मूलों से हमें वैल्यू निकालनी होती है, और जो भी वैल्यू ज्यादा आती है, वही हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है। अब इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। F-C के इक्वल्स 28 डेज पर टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, FC के इक्वल्स 28 डेज पर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, S इक्वल्स स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पर FCK यानी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज हमें पता है, और वो है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि हम M25 ग्रेड के लिए कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं। S और X की वैल्यू हमें IS 10262 की टेबल 1 और टेबल 2 में मिलती है। चलिए अब IS कोड में देखते हैं। IS 10262 2019 में अगर आप पेज नंबर 3 पर आते हो, इस कोड की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर टेबल नंबर 2 में अस्यूम्ड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है। इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट के नीचे M25 के सामने जो वैल्यू है, वो हमें चाहिए, जो कि है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन यानी S की वैल्यू है। इसके ऊपर टेबल नंबर 1 भी दिया गया है, जिसमें वैल्यू ऑफ X दी गई है। M25 के लिए इसकी वैल्यू है 5.5। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें अपने इक्वेशन में डालना है। दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होती है, उसी को कंसिडर किया जाता है। इसलिए यहां टारगेट स्ट्रेंथ होगी 31.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि 31.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर 30.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा है। ये टारगेट स्ट्रेंथ हमें आगे स्टेप 5 में वाटर सीमेंट रेशियो निकालने में काम आएगी। अब अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 4 है अप्रॉक्सिमेट एयर कंटेंट। कंक्रीट में कुछ एंट्रैप्ड एयर होती है, और उसका वॉल्यूम भी हम पर क्यूबिक मीटर कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं। आइडियली कंक्रीट में एंट्रैप्ड एयर नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी मात्रा में एयर रह जाती है। इसीलिए IS 10262 में टेबल 3 में अप्रॉक्सिमेट एयर कंटेंट दिया गया है, जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करता है। 10 मिलीमीटर एग्रीगेट के लिए 1.5% एंट्रैप्ड एयर, 20 मिलीमीटर एग्रीगेट के लिए 1% एंट्रैप्ड एयर और 40 मिलीमीटर एग्रीगेट के लिए 0.8% एंट्रैप्ड एयर दिया गया है। हमारे केस में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 मिलीमीटर है,
इसलिए हमारे लिए अप्रॉक्सीमेट एयर कंटेंट 1% रहेगा दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर 5 है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। दोस्तों ये स्टेप हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेप से हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ तय करते हैं। इसमें वाटर सीमेंट रेशियो एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करता है, यानी हमारा कंक्रीट जिस एनवायरनमेंट में यूज होगा वहां कंक्रीट की सरफेस पर कितना हार्मफुल इफेक्ट होगा, कम होगा, ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा होगा। IS 456 की टेबल नंबर 3 में अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस दी गई हैं, जिनसे तय किया जाता है कि सरफेस कंडीशन कैसी है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर या एक्सट्रीम। यहाँ माइल्ड मतलब कम नुकसानदायक कंडीशन होती है और एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक कंडीशन होती है। इनके बीच की कंडीशंस भी स्टैंडर्ड के अनुसार डिफाइन की गई हैं। हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमने एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट अज्यूम की है, ये पॉइंट याद रखना। बाकी सभी एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल में देंगे। दोस्तों अब हमें पता है कि हम मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन वाली कंक्रीट के लिए मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आपको IS 456 की टेबल नंबर 5 में जाना है, जिसका नाम है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर्स विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स ऑफ 20 मिलीमीटर नॉमिनल मैक्सिमम साइज। यानी इस टेबल में अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस के लिए बताया गया है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखना है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा होगा। यह टेबल तब एप्लीकेबल होती है जब आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 हो। अगर एग्रीगेट साइज अलग है तो उसके लिए दूसरी टेबल रेफर करनी होती है। अब हम यहाँ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, यानी ऐसा कंक्रीट जिसमें स्टील रीइंफोर्समेंट होता है। हम PCC के लिए डिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो अब ध्यान दो, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट बराबर 300 kg पर क्यूबिक मीटर, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो बराबर 0.5। इसे अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों। और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 है, सब नोट कर लो। देखो दोस्तों, लेकिन यहां पर हम सिर्फ सीमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो GGBS भी यूज करने वाले हैं एज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट। तो अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों इसी टेबल नंबर 5 के नीचे नोट दिया हुआ है कि आप फ्लाई ऐश और GGBS यूज कर सकते हो। इन मटेरियल्स को आप सीमेंट कंटेंट में काउंट कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर होना चाहिए और इनका यूज तभी करना चाहिए जब फाइनल सेटिस्फैक्टरी टेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएं। GGBS की लिमिट 50% ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल तक होती है, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। दोस्तों यहां तक हमने देख लिया कि हमारी कंडीशन के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है, यानी 0.5 के आगे नहीं जाना है, ये तो हम समझ गए हैं। लेकिन एग्जैक्ट या एक्यूरेट वाटर सीमेंट रेशियो अब हमें आगे निकालना है। इसके लिए आपको IS 10262 की फिगर नंबर 1 पर आ जाना है, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन फ्री वाटर सीमेंट रेशियो एंड 28 days compressive strengths of concrete for cements of various expected 28 days compressive strengths। इसका मतलब है कि यहाँ वाटर सीमेंट रेशियो और 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बीच रिलेशनशिप दिया गया है। अलग अलग ग्रेड्स ऑफ सीमेंट के लिए ये फिगर दिया गया है। हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर फ्री वाटर सीमेंट रेशियो दिया है, जो 0.25 से 0.65 तक है, और वाई एक्सिस पर 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया है, जो 0 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक है। इसे मेगा पास्कल भी कहते हैं। अब हम M25 ग्रेड कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं मॉडरेट कंडीशन के लिए। हमारा टारगेट स्ट्रेंथ 31.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया था, जो इस ग्राफ पर यहां आएगा। अब क्या करना है?
इस पॉइंट से एक सीधी लाइन इमेजिन करनी है जो आगे जाकर कर्व्स को इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ कर्व 1, कर्व 2 और कर्व 3 दिए गए हैं। ये कर्व्स अलग अलग ग्रेड्स ऑफ सीमेंट की 28 डेज स्ट्रेंथ को शो करते हैं। कर्व 1 33 ग्रेड से ऊपर और 43 ग्रेड से नीचे स्ट्रेंथ वाले सीमेंट के लिए है। कर्व 2 43 ग्रेड और 53 ग्रेड के बीच स्ट्रेंथ वाले सीमेंट के लिए है। कर्व 3 53 ग्रेड से ऊपर स्ट्रेंथ वाले सीमेंट के लिए है। अब हम 53 ग्रेड सीमेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें देखना है कि 31.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ वाली लाइन कर्व 3 को कहां इंटरसेक्ट कर रही है। जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां से नीचे एक लाइन इमेजिन करनी है और देखना है कि वह एक्स एक्सिस पर कहां आती है। ये पॉइंट लगभग 0.57 पर आता है। इसका मतलब फिगर हमें बता रही है कि 0.57 वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमने पहले देखा कि मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 दिया गया है। इसलिए हम फिगर में दिया हुआ 0.57 रेशियो यूज नहीं कर सकते। हमें 0.5 से कम वैल्यू चूज करनी होगी। यहाँ दोस्तों, आपको अपनी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज करना होता है। अब हमें पता है कि हम जीजीबीएस मिक्स यूज कर रहे हैं और हमारा केमिकल एडमिक्सचर भी स्ट्रांग है। साथ ही पुराने ट्रायल डेटा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने 0.46 वाटर सीमेंट रेशियो फाइनल किया है। तो दोस्तों, 0.46 वाटर सीमेंट रेशियो को याद रखिए, आगे ये काम आएगा। उम्मीद है आप ये सब नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि नोटबुक में लिखने से चीजें जल्दी समझ में आती हैं और लंबे समय तक याद भी रहती हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है स्टेप नंबर 6, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। देखो दोस्तों, कंक्रीट में कितना पानी डालना है ये एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे एग्रीगेट का साइज, उसका शेप, उसकी सरफेस टेक्सचर, रिक्वायर्ड वर्कबिलिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स जैसे फ्लाई ऐश या जीजीबीएस, केमिकल एडमिक्सचर्स और एनवायरनमेंटल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर। अब समझते हैं कि पानी कब कम लगता है और कब ज्यादा। अगर एग्रीगेट साइज बड़ा है, वाटर सीमेंट रेशियो कम है, स्लंप कम है, राउंडेड एग्रीगेट्स यूज हो रहे हैं या वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज किया गया है, तो पानी की ज़रूरत कम हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है, स्लंप ज़्यादा चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, एग्रीगेट एंगुलर है या कोर्स एग्रीगेट कम और फाइन एग्रीगेट ज़्यादा है, तो पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। अब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए मिक्सिंग वाटर की क्वांटिटी हम IS 10262 के टेबल 4 से लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, टेबल 4 में जो वाटर कंटेंट दिया गया है वो एंगुलर कोर्स एग्रीगेट और 50 mm स्लंप के लिए एप्लीकेबल है। मतलब हम बेसिक वैल्यू टेबल 4 से लेते हैं और फिर अपनी कंडीशन के हिसाब से उसे एडजस्ट करते हैं। टेबल नंबर 4 को हम अच्छे से समझ लेते हैं। वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। इस टेबल का मतलब ये है कि अलग-अलग मैक्सिमम साइज की एंगुलर एग्रीगेट्स के लिए 50 mm स्लंप अचीव करने के लिए प्रति क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने में कितना पानी लगेगा, ये इसमें दिया गया है। अब अगर हम टेबल को ध्यान से देखें, अगर एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज 10 mm है, तो 50 mm स्लंप अचीव करने के लिए लगभग 208 kg पानी लगेगा। अगर एग्रीगेट का साइज 20 mm है, तो उसी 50 mm स्लंप के लिए पानी की मात्रा कम होकर 186 kg हो जाती है। और अगर एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज 40 mm है, तो सिर्फ 165 kg पानी की जरूरत होती है 50 mm स्लंप अचीव करने के लिए। दोस्तों, ये टेबल हमें मिक्स डिजाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों केस में एग्रीगेट का टाइप सेम है, यानी एंगुलर एग्रीगेट, और स्लंप भी सेम है, जो कि 50 mm है। सिर्फ एग्रीगेट का साइज बदल रहा है। इससे हमें यह क्लियर समझ में आता है कि जैसे जैसे एग्रीगेट का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे वाटर डिमांड कम होती जाती है, जबकि वर्केबिलिटी सेम रहती है। हमारे केस में जहां 20 mm मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट यूज हो रहा है,
वहाँ 50 स्लम्प के लिए 186 केजी पर क्यूबिक मीटर पानी रिक्वायर्ड है। इसे हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 50 मिलीमीटर स्लम्प के लिए 186 केजी वाटर पर क्यूबिक मीटर लेना है। ये हमें पता चल गया है। लेकिन दोस्तों, हमें 120 मिलीमीटर स्लम्प चाहिए आफ्टर 3 आवर्स, क्योंकि हम रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए यहाँ मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं। जब ट्रांजिट मिक्सचर साइट पर पहुंचेगी तो 120 मिलीमीटर से ज़्यादा स्लम्प चाहिए, तभी कंक्रीट पंप हो पाएगा, राइट? इसीलिए हम इनिशियल स्लम्प टारगेट 200 मिलीमीटर रखते हैं। अगर इनिशियल 200 मिलीमीटर स्लम्प आ गया तो एडमिक्सचर के यूज से हम उसे 3 आवर्स तक रिटेन कर पाएंगे दोस्तों। अब वापस से हम आईएस में टेबल 4 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ दिया गया है, फॉर द डिजायर्ड वर्केबिलिटी अदर दैन 50 मिलीमीटर स्लम्प द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट may be increased or decreased by about 3% for each increase or decrease of 25 मिलीमीटर slump or may be established by trial। इसका मतलब ये है कि हर 25 मिलीमीटर स्लम्प बढ़ाने के लिए हमें वाटर कंटेंट 3% बढ़ाना है 186 केजी से, और हर 25 मिलीमीटर स्लम्प कम करने के लिए 3% वाटर रिड्यूस करना है 186 केजी से। हमारे केस में इनिशियल स्लम्प 200 मिलीमीटर है, तो 200 माइनस 50 इक्वल्स 150 मिलीमीटर, यानी हमें कुल मिलाकर 150 मिलीमीटर स्लम्प बढ़ाना है। अब 150 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स 6, यानी हमें 6 टाइम्स 25 मिलीमीटर स्लम्प बढ़ाना पड़ेगा 200 मिलीमीटर स्लम्प अचीव करने के लिए, और हर 25 मिलीमीटर स्लम्प के लिए 3% वाटर इंक्रीज करना है, इसलिए 6 इंटू 3 इक्वल्स 18%। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमें टोटल 18% वाटर बढ़ाना है। अब 186 का 18% जोड़ेंगे, 186 प्लस 18% इक्वल्स 219.48 केजी अप्रॉक्सीमेट करने पर यह 219 केजी पर क्यूबिक मीटर आता है। लेकिन यहाँ पर हम सुपर प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर का यूज करने वाले हैं। ये एडमिक्सचर वाटर कंटेंट को कम करता है और रिटेंशन टाइम बढ़ाता है, यानी कंक्रीट की सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। चलिए, इस बारे में आईएस कोड में भी दिया गया है। क्लॉज नंबर 5.4 टेबल 4 के ऊपर लिखा है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर और सुपर प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर्स यूजुअली डिक्रीज वाटर कंटेंट बाय 5 to 10% और 20 to 30% एंड अबव रिस्पेक्टिवली एट अप्रोप्रिएट डोजेस। अब ये एडमिक्सचर एक्चुअली कितना वाटर रिड्यूस करेगा, ये तो ट्रायल्स लेकर ही कंफर्म होता है दोस्तों। यहाँ हम मानकर चलते हैं कि अगर हम 1% एडमिक्सचर यूज करते हैं तो ये लगभग 25% वाटर रिड्यूस कर देगा। तो अब कैलकुलेशन करेंगे, 219 माइनस 25% इक्वल्स 164.25 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेट करने पर ये 164 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आता है। तो दोस्तों, इस स्टेप का हमारा फाइनल आंसर है 164 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नोट कर लो ये सब। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको अब तक की वीडियो यूजफुल लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप बटन जरूर दबाइए ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आगे आपके करियर में बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों, इसलिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और वीडियो को हाइप करते रहिए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि IS 10262 में इसके बारे में क्या दिया गया है। क्लॉज नंबर 9.6, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट स्लैश सीमेंटीशियस मटेरियल्स कंटेंट, जो कि पेज नंबर 13 पर दिया गया है। उसमें लिखा है कि The cement and supplementary cementitious materials content per unit volume of concrete may be calculated from the free water cement ratio and the quantity of water per unit volume of concrete। इसका मतलब ये है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो हमने पहले निकाला है उसी की हेल्प से हम सीमेंट कंटेंट या सीमेंटीशियस मटेरियल्स कंटेंट निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले सीमेंट कंटेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सीमेंट कंटेंट इक्वल्स वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं। कैलकुलेशन करने पर हमें 356.56 केजी पर क्यूबिक मीटर वैल्यू मिलती है।
जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 357 केजी पर क्यूबिक मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल सीमेंटिशियस मटेरियल 357 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमें मिला है। IS 456 टेबल 5 में मॉडरेट कंडीशन के लिए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए 300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर सीमेंट मिनिमम दिया है। इसे हम पहले ही देख लिया है। इसका एक चेक यहाँ पर लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि IS 10262 में GGBS और फ्लाई ऐश के बारे में क्या लिखा है। इसमें दिया है कि इन सर्टन सिचुएशंस while using part replacement of cement by fly ash, ground granulated blast furnace slag GGBS, silica fume इत्यादि, increase in cementitious materials content may be warranted, particularly if fly ash is 20% or more and GGBS is 30% or more. The decision on increase in cementitious materials content and its percentage may be based on experience and trials, or the cementitious materials content so calculated may be increased by 10% for preliminary trial. The water cementitious materials ratio may be recalculated based on the increased cementitious materials content. अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर आप फ्लाई ऐश का रिप्लेसमेंट 20% से ज़्यादा करते हैं या GGBS का यूज़ 30% से ज़्यादा करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपना टोटल सीमेंटिशियस मटेरियल कंटेंट बढ़ाना पड़े। ये डिसीजन आपको अपने एक्सपीरियंस और ट्रायल्स के आधार पर लेना होता है। इनिशियल ट्रायल्स के लिए आप सीमेंटिशियस कंटेंट को लगभग 10% बढ़ाकर चेक कर सकते हैं। अगर 10% बढ़ाने पर भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, तो ट्रायल नंबर 2 में 15% इंक्रीज और ट्रायल नंबर 3 में 20% इंक्रीज करके चेक किया जाता है। यही स्टैंडर्ड ट्रायल अप्रोच होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस स्टेप पर सीमेंटिशियस मटेरियल कंटेंट बढ़ाते हैं, तो आपको वाटर सीमेंटिशियस रेशियो को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर कंटेंट सेम रहता है। अब हमारे केस में हम ट्रायल नंबर 1 में सीमेंट कंटेंट 357 के जी पर क्यूबिक मीटर ही रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही एक्सपीरियंस के आधार पर लो वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट किया है। अगर इस 357 के जी सीमेंटिशियस कंटेंट पर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, तो आगे ट्रायल्स में सीमेंटिशियस कंटेंट बढ़ाया जाएगा। अब सवाल आता है कि रिप्लेसमेंट कितना करना है, यानी 357 के जी में से कितना परसेंट GGBS यूज करना है। अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में कंसल्टेंट या सीनियर इंजीनियर ने कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज बताया है, तो वही फॉलो करना चाहिए। वैसे जनरली 50% तक GGBS यूज किया जा सकता है और स्ट्रेंथ भी अचीव हो जाती है, लेकिन हम यहाँ 40% GGBS यूज करेंगे, क्योंकि कई स्टडीज और रिसर्च पेपर्स के अनुसार 40% पर ऑप्टिमम स्ट्रेंथ और बाकी पैरामीटर्स अच्छे मिलते हैं। 357 का 40% आता है 142.8। इसे अप्रॉक्स करने पर 143 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बचा सीमेंट OPC आएगा। 357 माइनस 143 इक्वल्स टू 114 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आ गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमें मिल गया है 143 किलो GGBS और सीमेंट 214 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसे हम ट्रायल 1 में यूज करेंगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप नंबर 8, proportion of volume of coarse aggregate and fine aggregate content। इस स्टेप में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कितना लेना है। साथ ही कोर्स एग्रीगेट के अंदर भी 10 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाएगा। इसके लिए हमें रेफर करना होता है IS 10262 2019 की टेबल नंबर 5। सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं। टेबल का टाइटल है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.50। इसका मतलब है कि टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम अगर 1 कंसिडर किया जाए, तो उसमें से कोर्स एग्रीगेट का कितना वॉल्यूम लेना है, यह टेबल बताता है। और यह वैल्यूज डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट जोन 1, 2, 3, 4 के लिए अलग अलग दी गई हैं। यह टेबल स्पेसिफिकली वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 के लिए एप्लीकेबल है।
अब अपने केस में हम 20 मिलीमीटर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं और हमारा फाइन एग्रीगेट क्रश्ड सैंड जोन 1 में आता है। तो हमें टेबल में 20 मिलीमीटर कॉलम सेलेक्ट करना है और जोन 1 रो के साथ इंटरसेक्ट होने वाली वैल्यू लेनी है। जब हम ये देखते हैं तो वैल्यू मिलती है 0.60। अगर हमारा सैंड जोन 2 में होता तो यह वैल्यू 0.62 होती। इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS 10262 2019 volume of coarse aggregate corresponding to 20 millimeter nominal maximum size of aggregate and fine aggregate belonging to zone 1 for water cement ratio of 0.5 is taken as 0.60। लेकिन दोस्तों, हमारा आया हुआ वाटर सीमेंट रेशियो 0.46 है। ये टेबल तो केवल 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए दिया गया है। तो अब हमें 0.46 के लिए IS 10262 में करेक्शन कैसे करना है, दिया गया है। देखते हैं टेबल में क्या दिया है। यहां लिखा है Approximate values for this aggregate volume are given in table 5 for a water cementitious materials ratio of 0.5, which may be suitably adjusted for other ratios. The proportion of volume of coarse aggregates to that of total aggregates is increased at the rate of 0.01 for every decrease in water cementitious materials ratio by 0.05 and decreased at the rate of 0.01 for every increase in water cement ratio by 0.05। दोस्तों, IS कोड यहाँ बेसिकली ये समझा रहा है कि अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो को कम करते हो, मतलब मिक्स में पानी कम करते हो, तो कंक्रीट थोड़ा स्टिफ होने लगता है। और जब मिक्स स्टिफ होता है तो उसकी वर्केबिलिटी मेंटेन करने के लिए कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी का प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ाया जाता है और फाइन एग्रीगेट यानी सैंड का प्रोपोर्शन थोड़ा कम किया जाता है। हमारे केस में जोन 1 सैंड के लिए टेबल में 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो पर कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम 0.60 दिया हुआ है, लेकिन हमारा एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशियो है 0.46। सबसे पहले डिफरेंस निकालो, 0.5 माइनस 0.46, आंसर आता है 0.04। मतलब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो टेबल वैल्यू से 0.04 कम है। अब IS कोड क्या बोलता है? हर 0.05 रिडक्शन पर कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम को 0.01 इंक्रीज करना है। इसका मतलब रेशियो निकाल सकते हैं 0.01 डिवाइड बाय 0.05, आंसर आता है 0.20। यानी थियोरेटिकली अगर वाटर सीमेंट रेशियो में 1.0 का रिडक्शन हो तो कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम में 0.20 का इंक्रीज होगा। लेकिन हमारे केस में एक्चुअल रिडक्शन सिर्फ 0.04 है, इसलिए प्रोपोर्शनल इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.20, आंसर आता है 0.008। मतलब कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम में एक्चुअल इंक्रीज होगा 0.008। अब फाइनल कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम निकालो, 0.60 प्लस 0.008, आंसर है 0.608। तो फाइनल कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम 0.608 होगा। अब लॉजिकली समझो कि ऐसा क्यों होता है। जब वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है तो पेस्ट क्वांटिटी और वर्केबिलिटी दोनों कम हो जाती हैं। फाइन एग्रीगेट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और उसको कोट करने के लिए ज्यादा पेस्ट चाहिए होता है, इसलिए फाइन एग्रीगेट को थोड़ा रिड्यूस करते हैं और कोर्स एग्रीगेट को इंक्रीज कर देते हैं। और अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 से ज्यादा हो जाए, मतलब पानी ज्यादा हो गया और मिक्स ऑलरेडी वर्केबल हो गया, तब हम फाइन एग्रीगेट को इंक्रीज कर सकते हैं और कोर्स एग्रीगेट को थोड़ा कम कर देते हैं। अब क्योंकि हम पंपेबल कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं या फिर रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, इसलिए हमें कंक्रीट को थोड़ा ज्यादा वर्केबल और कोहिसिव बनाना पड़ता है। इसीलिए IS 10262 के अनुसार टेबल 5 से जो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम मिलता है उसे मैक्सिमम 10% तक कम किया जा सकता है। हमारे केस में टेबल 5 से कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.608 क्यूबिक मीटर प्राप्त हुआ है। अब इसका 10% रिडक्शन करेंगे। कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम बराबर 0.608 मल्टीप्लाई बाय 0.90, जिसका आंसर आता है 0.5472 क्यूबिक मीटर।
यानी लगभग 0.55 क्यूबिक मीटर। याद रखिए, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कम करने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी और कोहिसिवनेस बढ़ जाती है। इससे पंपिंग आसान हो जाती है और कंक्रीट रीइंफोर्समेंट के बीच आसानी से फ्लो होकर बेहतर कंपैक्शन देता है। अब दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट का टोटल वॉल्यूम यानी 0.55 क्यूबिक मीटर नोट कर लीजिए। अब हमारे मिक्स में 10 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर दोनों साइज के कोर्स एग्रीगेट हैं। यहां पर हम 10 मिलीमीटर एग्रीगेट 40% और 20 मिलीमीटर एग्रीगेट 60% कंसिडर करेंगे। ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट के लिए एक कॉमनली यूज्ड रेशियो है। हालांकि यही वैल्यू ऑल इन एग्रीगेट से भी निकाली या क्रॉस चेक की जा सकती है। उस कॉन्सेप्ट को हम किसी दूसरी मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन वाली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं। 0.55 का 40% बराबर 0.22 क्यूबिक मीटर, यानी 10 मिलीमीटर एग्रीगेट का वॉल्यूम बराबर 0.22 क्यूबिक मीटर, और 0.55 का 60% बराबर 0.33 क्यूबिक मीटर, यानी 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का वॉल्यूम बराबर 0.33 क्यूबिक मीटर। अब फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम होगा 1 माइनस 0.55 बराबर 0.45 क्यूबिक मीटर। तो इन तीनों वैल्यूज को नोट कर लीजिए। 10 मिलीमीटर एग्रीगेट बराबर 0.22 क्यूबिक मीटर, 20 मिलीमीटर एग्रीगेट बराबर 0.33 क्यूबिक मीटर, फाइन एग्रीगेट बराबर 0.45 क्यूबिक मीटर। आगे की कैलकुलेशन में हम इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 9 यानी मिक्स कैलकुलेशन पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो सीमेंट, जीजीबीएस, वाटर और एडमिक्सचर की वैल्यू हमने किलोग्राम में निकाल ली है, लेकिन एग्रीगेट की वैल्यू अभी भी क्यूबिक मीटर यानी वॉल्यूम में है। अब हमें इस एग्रीगेट के वॉल्यूम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले जिन भी इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू किलोग्राम में है उन्हें पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आखिर में 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स का टोटल वॉल्यूम ही 1 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि हम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले टोटल वॉल्यूम को 1 क्यूबिक मीटर कंसिडर करेंगे। तो इसे लिख लेते हैं। ए, टोटल वॉल्यूम बराबर 1 क्यूबिक मीटर। अब बी है वॉल्यूम ऑफ एंट्रैप्ड एयर इन वेट कंक्रीट। दोस्तों, एंट्रैप्ड एयर की वैल्यू हम आईएस कोड की मदद से पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब इसे यहां लिख लेते हैं। बी, वॉल्यूम ऑफ एंट्रैप्ड एयर इन वेट कंक्रीट बराबर 0.01 क्यूबिक मीटर। अब सी है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। दोस्तों, सीमेंट का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाय 1/1000। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। 214 डिवाइडेड बाय 3.15 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। इसका उत्तर आता है 0.0679 क्यूबिक मीटर। तो इसे भी नोट कर लेते हैं। डी है वॉल्यूम ऑफ जीजीबीएस। दोस्तों, जीजीबीएस का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ जीजीबीएस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जीजीबीएस मल्टीप्लाई बाय 1/1000। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। 143 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। इसका आंसर आता है 0.0476 क्यूबिक मीटर। तो इसे भी नोट कर लेते हैं। अब ई है वॉल्यूम ऑफ वाटर। दोस्तों, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन और भी आसान हो जाती है। फॉर्मूला वही रहेगा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 1/1000। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। 164 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। इसका आंसर आता है 0.164 क्यूबिक मीटर। तो इस वैल्यू को भी नोट कर लेते हैं। अब F है वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर। यहां हमने एडमिक्सचर की डोजेज टोटल सीमेंटीशियस मटेरियल का 1% कंसिडर की है, जिसकी मात्रा 3.57 किलोग्राम आती है। अब एडमिक्सचर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ एडमिक्सचर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 1/1000। अब इसमें वैल्यू रखेंगे।
3.57 डिवाइडेड बाय 1.11 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। इसका उत्तर आता है 0.0032 क्यूबिक मीटर। तो इस वैल्यू को भी नोट कर लेते हैं। अब जी है वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। दोस्तों, टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम टोटल वॉल्यूम में से एनट्रैप्ड एयर, सीमेंट, जीजीबीएस, वाटर और केमिकल एडमिक्सचर का वॉल्यूम घटा देंगे। फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट बराबर ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 माइनस ब्रैकेट 0.0679 प्लस 0.0476 प्लस 0.164 प्लस 0.0032 यानी 0.99 माइनस 0.2827। इसका उत्तर आता है 0.7073 क्यूबिक मीटर। अब इस वैल्यू को भी नोट कर लीजिए। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, अगर टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम लगभग 0.7 यानी करीब 70% आता है, तो इसका मतलब है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का लगभग 70% हिस्सा एग्रीगेट से भरा हुआ है। अगर आपकी वैल्यू भी 70% के आसपास आती है, तो समझिए कि अभी तक की आपकी मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन सही दिशा में चल रही है। और एक बात हमेशा याद रखिए, लो ग्रेड कंक्रीट में एग्रीगेट का वॉल्यूम ज्यादा होता है, जबकि जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता है और सीमेंटीशियस मटेरियल की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे एग्रीगेट का वॉल्यूम कम होने लगता है। अब H है मास ऑफ 10 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट। दोस्तों, इस स्टेप में हम 10 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट का वजन यानी किलोग्राम में निकालेंगे। इसके लिए हमें पिछले स्टेप में निकाला हुआ टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम और उससे पहले निकाला हुआ 10 मिलीमीटर एग्रीगेट का वॉल्यूम फ्रैक्शन यहां पर इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूला होगा मास ऑफ 10 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट बराबर टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर एग्रीगेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। 0.7073 मल्टीप्लाई बाय 0.22 मल्टीप्लाई बाय 2.88 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका आंसर आता है 448.14 किलोग्राम, यानी लगभग 448 किलोग्राम। तो 10 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट की मात्रा बराबर 448 किलोग्राम नोट कर लीजिए। अब आई है मास ऑफ 20 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट। दोस्तों, 10 मिलीमीटर एग्रीगेट की तरह ही अब हम 20 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट का वजन यानी किलोग्राम में निकालेंगे। फॉर्मूला भी बिल्कुल वही रहेगा। मास ऑफ 20 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट बराबर टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 20 मिलीमीटर एग्रीगेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 20 मिलीमीटर एग्रीगेट मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। 0.7073 मल्टीप्लाई बाय 0.33 मल्टीप्लाई बाय 2.90 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका उत्तर आता है 676.88 किलोग्राम, यानी लगभग 677 किलोग्राम। तो 20 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट की मात्रा बराबर 677 किलोग्राम नोट कर लीजिए। जे मास ऑफ फाइन एग्रीगेट यानी क्रश्ड सैंड। दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट की तरह ही अब हम फाइन एग्रीगेट का वजन यानी किलोग्राम में निकालेंगे। इसके लिए हम टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम, पहले निकाला हुआ फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम फ्रैक्शन और क्रश्ड सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला होगा मास ऑफ फाइन एग्रीगेट बराबर टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय फाइन एग्रीगेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। 0.7073 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 2.70 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका उत्तर आता है 859.36 किलोग्राम, यानी लगभग 859 किलोग्राम। तो क्रश्ड सैंड की मात्रा बराबर 859 किलोग्राम नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हमारी मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में निकाल ली है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 10 यानी मिक्स प्रपोर्शंस फॉर ट्रायल नंबर 1 की तरफ। इस स्टेप में हम एक्चुअल ट्रायल मिक्स तैयार करेंगे।
लेकिन उससे पहले अभी तक जो जो प्रोपोर्शंस हमने निकाले हैं उन्हें एक बार लिख लेते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हम मॉइस्चर करेक्शन करेंगे, क्योंकि जो एग्रीगेट हम साइट या लैब में इस्तेमाल करते हैं वे हमेशा एसएसडी कंडीशन में नहीं होते। तो सबसे पहले मिक्स प्रोपोर्शंस लिख लेते हैं। सीमेंट बराबर 214 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, GGBS बराबर 143 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वाटर यानी नेट मिक्सिंग वाटर बराबर 164 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फाइन एग्रीगेट यानी क्रश्ड सैंड इन एसएसडी कंडीशन बराबर 859 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यहाँ एसएसडी का मतलब है सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन। इसकी पूरी डिटेल हम अगले स्टेप में मॉइस्चर करेक्शन के दौरान समझेंगे। 10 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट इन एसएसडी कंडीशन बराबर 448 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 20 मिलीमीटर कोर्स एग्रीगेट इन एसएसडी कंडीशन बराबर 677 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केमिकल एडमिक्सचर बराबर 3.57 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इन सभी का टोटल थ्योरेटिकल डेंसिटी आता है 2508.57 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी लगभग 2509 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और आखिर में फ्री वाटर सीमेंटीशियस मटेरियल रेशियो बराबर 0.46। यही हमारी ट्रायल नंबर 1 की फाइनल मिक्स प्रोपोर्शंस हैं। अब अगले स्टेप में इन्हीं वैल्यूज के आधार पर मॉइस्चर करेक्शन करेंगे। दोस्तों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वो है एसएसडी कंडीशन, यानी सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन। हमने जो भी मिक्स प्रोपोर्शंस निकाले हैं उनमें सभी एग्रीगेट्स को एसएसडी कंडीशन में कंसिडर किया है। लेकिन आखिर एसएसडी कंडीशन होती क्या है? एसएसडी कंडीशन का मतलब है कि एग्रीगेट के अंदर के सभी पोर्स पानी से पूरी तरह भर चुके हैं, लेकिन उसकी बाहरी सतह पूरी तरह सूखी होती है। यानी इस कंडीशन में एग्रीगेट न तो मिक्स का पानी एब्जॉर्ब करता है और न ही एक्स्ट्रा पानी छोड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कंक्रीट में जितना भी पानी डालेंगे वो पूरा का पूरा वाटर सीमेंटीशियस मटेरियल रेशियो में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, स्टॉक यार्ड में रखे हुए एग्रीगेट्स नेचुरली एसएसडी कंडीशन में नहीं होते। अगर हम मॉइस्चर करेक्शन किए बिना यही मिक्स रेसिपी इस्तेमाल कर देंगे तो एग्रीगेट मिक्स का कुछ पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, या अगर उसमें पहले से नमी है तो एक्स्ट्रा पानी भी दे सकता है। ऐसी स्थिति में वाटर सीमेंटीशियस मटेरियल रेशियो बदल जाएगा, जिससे वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए ट्रायल मिक्स बनाने से पहले मॉइस्चर करेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब ट्रायल मिक्स बनाने के लिए हम एग्रीगेट बिन से एग्रीगेट लेकर आए हैं। अब इन्हें अलग अलग ट्रे में निकाल रहे हैं ताकि इनकी मॉइस्चर कंटेंट चेक कर सकें। यानी अभी स्टॉक यार्ड की कंडीशन में एग्रीगेट में कितना मॉइस्चर मौजूद है ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। इसी मॉइस्चर वैल्यू के आधार पर आगे मॉइस्चर करेक्शन करेंगे और फिर सही मात्रा में वाटर और एग्रीगेट लेकर ट्रायल मिक्स तैयार करेंगे। दोस्तों, एग्रीगेट मटेरियल हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब इसे लेकर लैब के अंदर चलते हैं जहाँ इसका मॉइस्चर चेक करेंगे। अब क्रश्ड सैंड, 10 मिलीमीटर एग्रीगेट और 20 मिलीमीटर एग्रीगेट तीनों का 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सैंपल वेट कर लीजिए। इसके बाद इन सभी सैंपल्स को हॉट एयर ओवन में रख दीजिए ताकि इनका ड्राई वेट प्राप्त हो सके।
दोस्तों, अब सभी सैंपल्स को हॉट एयर ओवन में रख दिया है। अब ओवन का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दीजिए। सैंपल्स को तब तक ड्राई होने दीजिए जब तक उनका कांस्टेंट वेट नहीं आ जाता, यानी सैंपल पूरी तरह बोन ड्राई कंडीशन में आ जाना चाहिए। इसके बाद ही हम मॉइस्चर कंटेंट की सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओवन से सैंपल निकालने के बाद उसे तुरंत वेट नहीं करना है। पहले सैंपल को कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। जब सैंपल रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब उसका फाइनल ड्राई वेट ले लीजिए। क्रश्ड सैंड का ओवन ड्राई वेट 973 ग्राम आया है, तो इसे नोट कर लीजिए। ट्वेंटी मिलीमीटर एग्रीगेट का ओवन ड्राई वेट 1000 ग्राम आया है, यानी इसमें मॉइस्चर 0% है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। 10 मिलीमीटर एग्रीगेट का ओवन ड्राई वेट 999 ग्राम आया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हमारे पास सभी सैंपल्स का ओवन ड्राई वेट आ चुका है। अब इनकी मदद से टोटल मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सैंपल टेकन माइनस ओवन ड्राई वेट डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले क्रश्ड सैंड का मॉइस्चर निकालते हैं। 1000 माइनस 973 डिवाइडेड बाय 973 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका उत्तर आता है 2.77%। अब 10 मिलीमीटर एग्रीगेट का मॉइस्चर निकालते हैं। 1000 माइनस 999 डिवाइडेड बाय 999 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका उत्तर आता है 0.10%। अब 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का मॉइस्चर निकालते हैं। 1000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका उत्तर आता है 0.00%, यानी हमारे क्रश्ड सैंड में 2.77%, 10 मिलीमीटर एग्रीगेट में 0.10% और 20 मिलीमीटर एग्रीगेट में कोई फ्री मॉइस्चर मौजूद नहीं है। अब इन्हीं मॉइस्चर वैल्यूज के आधार पर हम मिक्स डिजाइन का मॉइस्चर करेक्शन करेंगे। वाटर करेक्शन कैलकुलेशंस। दोस्तों, अब हमने टोटल मॉइस्चर कंटेंट निकाल लिया है और हमारे पास एग्रीगेट्स की वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू पहले से मौजूद है। अब हमें यह पता करना है कि मिक्सिंग के समय एग्रीगेट और कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, वाटर एब्जॉर्प्शन माइनस टोटल मॉइस्चर कंटेंट। जो उत्तर आएगा उतना एक्स्ट्रा पानी हमें मिक्स में ऐड करना होगा, क्योंकि यह पानी एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हम ये पानी एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो वाटर सीमेंटिशियस मटेरियल रेशियो कम हो जाएगा और कंक्रीट की वर्केबिलिटी तथा स्ट्रेंथ दोनों प्रभावित हो सकती हैं। सबसे पहले क्रश्ड सैंड के लिए 3.30 माइनस 2.77 बराबर 0.53%। अब 10 मिलीमीटर एग्रीगेट के लिए 1.10 माइनस 0.10 बराबर 1.00% और 20 मिलीमीटर एग्रीगेट के लिए 0.90 माइनस 0.00 बराबर 0.90%। दोस्तों, अब हम अपने मिक्स डिजाइन में मॉइस्चर करेक्शन करेंगे। सबसे पहले जो मिक्स डिजाइन हमने कैलकुलेट किया था उसे यहां लिख लेते हैं। ध्यान रखिए, ये सभी एग्रीगेट्स SSD यानी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन के लिए हैं। अब हमने ऊपर ये निकाल लिया है कि हर एग्रीगेट को कितना एक्स्ट्रा पानी चाहिए। उसी के आधार पर अब हम एग्रीगेट का करेक्टेड वेट और फाइनल मिक्सिंग वाटर निकालेंगे। सबसे पहले क्रश्ड सैंड का वाटर करेक्शन 0.53% है, इसलिए 859 किलोग्राम का 0.53% निकालेंगे। उत्तर आता है 4.55 किलोग्राम। अब 10 मिलीमीटर एग्रीगेट का वाटर करेक्शन 1% है, इसलिए 448 किलोग्राम का 1% निकालेंगे। उत्तर आता है 4.48 किलोग्राम। अब 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का वाटर करेक्शन 0.90% है,
इसलिए 677 किलोग्राम का 0.90% निकालेंगे। उत्तर आता है 6.09 किलोग्राम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्रीगेट मिक्सिंग के दौरान इतना पानी एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ट्रायल में हमें एग्रीगेट का वेट उतना कम लेना होगा। इसलिए क्रश्ड सैंड का करेक्टेड वेट होगा 859 माइनस 4.55 यानी 854.45 किलोग्राम। 10 मिलीमीटर एग्रीगेट का करेक्टेड वेट होगा 448 माइनस 4.48 यानी 443.52 किलोग्राम। और 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का करेक्टेड वेट होगा 677 माइनस 6.09 यानी 670.91 किलोग्राम। अब जितना एग्रीगेट का वेट कम किया है, उतना ही पानी हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, ताकि फाइनल वाटर सेंटिशियस मटेरियल रेशियो वही रहे जो हमने डिजाइन किया था। इसलिए 4.55 प्लस 4.48 प्लस 6.09 बराबर 15.12 किलोग्राम एक्स्ट्रा पानी। अब इसे नेट मिक्सिंग वाटर में जोड़ देंगे। 164 प्लस 15.12 बराबर 179.12 किलोग्राम। यही हमारे ट्रायल के लिए फाइनल मिक्सिंग वाटर होगा। इस तरह दोस्तों, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमारा मॉइस्चर करेक्शन पूरा हो गया है और अब हमारा मिक्स एक्चुअल साइट कंडीशन के हिसाब से ट्रायल लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। याद रखिए, एसएसडी मिक्स की टोटल डेंसिटी और मॉइस्चर करेक्शन के बाद वाले मिक्स की टोटल डेंसिटी हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर दोनों डेंसिटी सेम है, तो समझ लीजिए कि आपका मॉइस्चर करेक्शन बिल्कुल सही हुआ है। हमारे इस केस में वाटर एब्जॉर्प्शन टोटल मॉइस्चर से ज़्यादा है, इसलिए एग्रीगेट का करेक्टेड वेट कम हुआ और मिक्सिंग वाटर उतना ही बढ़ गया। लेकिन अगर किसी केस में टोटल मॉइस्चर वाटर एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हो, तो स्थिति बिल्कुल उल्टी होगी। उस समय एग्रीगेट का करेक्टेड वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट के साथ अतिरिक्त पानी भी आ रहा होगा और मिक्सिंग वाटर कम करना पड़ेगा। यानी मॉइस्चर करेक्शन के सिर्फ दो ही केस होते हैं। पहला, जब वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, तब एग्रीगेट कम और पानी ज्यादा लिया जाता है। दूसरा, जब टोटल मॉइस्चर ज्यादा हो, तब एग्रीगेट ज्यादा और पानी कम लिया जाता है। लेकिन दोनों ही मामलों में फाइनल मिक्स की टोटल डेंसिटी और वाटर सीमेंटिशियस मटेरियल रेशियो वही रहना चाहिए। यही एक सही मॉइस्चर करेक्शन की पहचान है। दोस्तों, अब हमारा पर क्यूबिक मीटर करेक्टेड मिक्स डिजाइन पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगर आप आरएमसी प्लांट में काम करते हैं, तो इसी मिक्स डिजाइन से डायरेक्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। बस इस डिजाइन को आरएमसी सॉफ्टवेयर में इनपुट करके ट्रांजिट मिक्सर लोड करना होगा। लेकिन अगर आप ऑन साइट मिक्सिंग कर रहे हैं, तो इस मिक्स को 1 बैग मिक्स रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि 1 क्यूबिक मीटर मिक्स को 1 बैग मिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। हमें पता है कि सीमेंट की एक बैग 50 किलोग्राम की होती है, इसलिए सबसे पहले एक कन्वर्जन फैक्टर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है फैक्टर बराबर 50 डिवाइडेड बाय सीमेंट क्वांटिटी पर क्यूबिक मीटर, यानी 50 डिवाइडेड बाय 214। इसका उत्तर आता है 0.2336। यही हमारा 1 बैग कन्वर्जन फैक्टर है। अब इस फैक्टर को मिक्स के सभी इंग्रेडिएंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे सभी मटेरियल्स का रेशियो बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ उनकी क्वांटिटी 1 बैग मिक्स के अनुसार कम हो जाएगी। यानी अब हम इसी फैक्टर से सीमेंट, जीजीबीएस, एग्रीगेट्स, वाटर और एडमिक्सचर सभी की 1 बैग मिक्स क्वांटिटी निकालेंगे। अब इसी कन्वर्जन फैक्टर से सभी इंग्रेडिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी क्वांटिटी प्राप्त होगी, वही 1 बैग मिक्स रेशियो होगा। इन्हीं वैल्यूज के आधार पर आप 1 बैग मिक्सर में आसानी से ट्रायल ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 1 बैग मिक्सर से कास्टिंग या ट्रायल करते हैं, तो इसी तरीके से पर क्यूबिक मीटर मिक्स डिजाइन को 1 बैग मिक्स रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मेथड से मिक्स का पूरा रेशियो वही रहता है, सिर्फ सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। उम्मीद है कि अब आपको पर क्यूबिक मीटर से 1 बैग कन्वर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दोस्तों, अभी तक हमने जो क्वांटिटी निकाली है, वो पूरे 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए है। लेकिन लैब में हम 1 क्यूबिक मीटर का ट्रायल नहीं लेते। अब हम समझेंगे कि पैन मिक्सर में ट्रायल के लिए मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें 3 डेज, 7 डेज
और 28 डेज के लिए कुल 9 क्यूब्स कास्ट करने हैं। लेकिन ट्रायल के समय थोड़ी बहुत कंक्रीट वेस्टेज भी होती है, इसलिए हम 2 एक्स्ट्रा क्यूब्स का वॉल्यूम भी कंसिडर करेंगे, यानी कुल 11 क्यूब्स के हिसाब से मटेरियल निकालेंगे। अब एक स्टैंडर्ड कंक्रीट क्यूब का साइज होता है 0.15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.15 मीटर। इसलिए एक क्यूब का वॉल्यूम होगा 0.003375 क्यूबिक मीटर। अब इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.003375 मल्टीप्लाई बाय 11, इसका उत्तर आता है 0.037125 क्यूबिक मीटर। प्रैक्टिकल ट्रायल के लिए इसे राउंड ऑफ करके 0.038 क्यूबिक मीटर कंसिडर करेंगे। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि पर क्यूबिक मीटर मिक्स डिजाइन में जो भी मटेरियल की क्वांटिटी है उसे 0.038 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी क्वांटिटी प्राप्त होगी वही पैन मिक्सर ट्रायल के लिए आवश्यक मटेरियल होगा, यानी इन्हीं करेक्टेड ट्रायल वेट्स के अनुसार हमें कंक्रीट ट्रायल तैयार करना है। दोस्तों, अब हमने अपनी ट्रायल के लिए एक एक्सेल ट्रायल शीट तैयार कर ली है। इस शीट में ट्रायल के लिए जरूरी सभी डिटेल्स पहले से दी गई हैं। सबसे पहले कॉलम में यूज होने वाले सभी मटेरियल्स की जानकारी है, जैसे सीमेंट, जीजीबीएस, एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर और उनके सोर्स या टाइप की डिटेल। इसके आगे हमारी एसएसडी मिक्स डिजाइन दी हुई है। यहाँ पर टोटल मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू भरनी है, जो हमने अभी कैलकुलेट की है। उसके आगे वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू इनपुट करनी है, और यहाँ पर बैच साइज यानी हमारे ट्रायल का क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इनपुट करना है। बस इतनी वैल्यूज एंटर करते ही बाकी सभी कैलकुलेशंस इस एक्सेल शीट में पहले से फॉर्मूलों के साथ फीड की गई हैं, यानी मॉइस्चर करेक्शन, करेक्टेड मिक्स प्रोपोर्शन और ट्रायल के लिए फाइनल वेट अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। इस एक्सेल शीट का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड करके अपनी किसी भी मिक्स डिजाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस शीट में दिए गए फाइनल करेक्टेड वेट्स के अनुसार हम सभी मटेरियल्स वेट करेंगे और पैन मिक्सर में अपना ट्रायल तैयार करेंगे। दोस्तों, अब हमने ट्रायल शीट का प्रिंट आउट भी निकाल लिया है। अब इसी ट्रायल शीट में दिए गए फाइनल करेक्टेड वेट्स के अनुसार एक एक करके सभी मटेरियल्स का वेट निकालेंगे। इसके बाद इन्हीं मटेरियल्स को सही सीक्वेंस में पैन मिक्सर में डालकर अपना कंक्रीट ट्रायल तैयार करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का वेट लेते हैं। हमारी ट्रायल शीट के हिसाब से इसका वेट 25.494 किलोग्राम आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे वेइंग बैलेंस का लीस्ट काउंट 10 ग्राम है, इसलिए अगर हम 25.500 किलोग्राम वेट लेते हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। यानी लीस्ट काउंट के हिसाब से इतना छोटा सा डिफरेंस इग्नोर किया जा सकता है। अब 10 मिलीमीटर एग्रीगेट का वेट लेते हैं। हमारी ट्रायल शीट के अनुसार इसका वेट 16.854 किलोग्राम लेना है। लेकिन दोस्तों, वेइंग बैलेंस का लीस्ट काउंट 10 ग्राम है, इसलिए अगर हम 16.850 किलोग्राम वेट लेते हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। करो 8 5 कर बस चलो खाली झाड़ा का होता है और सांडा देखो नीचे बजा दे देना डालो बाकी चल जाओ पता अब क्रश्ड सैंड यानी फाइन एग्रीगेट का वेट लेते हैं। हमारी ट्रायल शीट के अनुसार इसका वेट 32.469 किलोग्राम है। यहाँ 32.470 किलोग्राम वेट हो रहा है, जो बिल्कुल ठीक है।
उधर रखो उधर। इसी में लेंगे ना? इसमें नहीं था गाड़ी में जी। सीमेंट लो 8 kg 132। अब सीमेंट का वेट लेते हैं। हमारी ट्रायल शीट के अनुसार सीमेंट का वेट 8.132 किलोग्राम लेना है, लेकिन दोस्तों बैलेंस के लीस्ट काउंट को देखते हुए हम यहाँ 8.130 किलोग्राम वेट ले रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। आठ kg 132। निकालो थोड़ा। 132 1 3 2 31। बस। 30-35। ठीक है। हवा है। अब सीमेंट का वेट हो चुका है। इसी ट्रे में अब GGBS का वेट भी ले लेते हैं। वेट लेने से पहले वेइंग बैलेंस को टेयर करना मत भूलिए, ताकि सिर्फ GGBS का वेट ही मिले। हमारी ट्रायल शीट के अनुसार GGBS का वेट 5.434 किलोग्राम लेना है। 5 kg 435 करो। चार सौ 430 थोड़ा सा थोड़ा 430 बस। बस कौन ड्राइव इसका? दोस्तों अब सभी एग्रीगेट्स और सीमेंटिशियस मटेरियल को वेट करके पैन मिक्सर में डाल दिया है। अब पानी और एडमिक्सचर डालने से पहले इन सभी मटेरियल्स को अच्छी तरह ड्राई मिक्स कर लेना है। इससे सीमेंट, GGBS और एग्रीगेट्स एक समान मिक्स हो जाते हैं, जिससे आगे वाटर और एडमिक्सचर डालने पर कंक्रीट में अच्छी यूनिफॉर्मिटी मिलती है। अब सिकाप्लास्ट PH8318 केमिकल एडमिक्सचर लेते हैं। इसे यूज करने से पहले बोतल को एक बार अच्छी तरह शेक कर लीजिए, ताकि एडमिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसका भी वेट कर लेते हैं। दोस्तों हम टोटल सीमेंटिशियस मटेरियल का 1% एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं। हमारी ट्रायल शीट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी 0.136 किलोग्राम आती है, तो 0.136 किलोग्राम एडमिक्सचर वेट करके तैयार रख लेते हैं।
अब पानी का भी वेट कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रायल के लिए हमेशा साफ पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी ट्रायल शीट के हिसाब से पानी का वेट 6.807 किलोग्राम आ रहा है। बस बस ठीक है। दोस्तों, अब सभी मटेरियल्स का वेट हो चुका है और मिक्सर में डाल दिया गया है। अब धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। दोस्तों, जैसे ही पानी ऐड करें उसी समय का टाइम ट्रायल शीट में ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारे ट्रायल में ठीक दोपहर 1 बजे पानी ऐड किया गया है। अब पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है, बल्कि धीरे धीरे ऐड करते हुए मिक्सर को चलने दीजिए, ताकि सभी मटेरियल्स अच्छी तरह और यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाएं। दोस्तों, अब जैसे ही कंट्रोल स्लंप मिलने लगे, धीरे धीरे केमिकल एडमिक्सचर ऐड करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर सनी जोशी सर मिक्सर में केमिकल एडमिक्सचर ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, इस ट्रायल में हमें इसी वाटर सीमेंटिशियस रेशियो और इसी एडमिक्सचर डोजेस पर कंक्रीट का परफॉर्मेंस चेक करना है। इसलिए हमने पूरा मिक्सिंग वाटर पहले ही ऐड कर दिया है और अब पूरा एडमिक्सचर भी ऐड करेंगे। इसके बाद मिक्सर को कुछ मिनट और चलने देंगे, ताकि एडमिक्सचर पूरे मिक्स में अच्छी तरह यूनिफॉर्म हो जाए। दोस्तों, अभी कंक्रीट अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ है। देखने में मिक्स अभी भी थोड़ा कोर्स लग रहा है। लगता है कि सीमेंट और GGBS जैसे फाइन मटेरियल मिक्सर की अंदर वाली सतह पर चिपक गए हैं। इन्हें खुरचकर वापस मिक्स में मिलाना पड़ेगा, तभी सारे फाइन्स एग्रीगेट्स के साथ अच्छे से कोट होंगे और एक यूनिफॉर्म, कोहिसिव और अच्छी वर्केबल कंक्रीट तैयार होगी। दोस्तों, फाइन मटेरियल मिक्सर की अंदर वाली सतह पर चिपक गया है। ऐसा कभी कभी मिक्सर के ब्लेड सही तरह से सेट न होने की वजह से हो सकता है। इसलिए जल्दी से मिक्सर की चारों तरफ चिपके हुए फाइन मटेरियल को खुरचकर वापस मिक्स में ले आइए। इसके बाद मिक्सर को फिर से कुछ देर चलाइए, ताकि सारा मटेरियल अच्छी तरह यूनिफॉर्म मिक्स हो जाए और एक कोहिसिव कंक्रीट तैयार हो जाए।
दोनों से हाथ पकड़ निकलना। अब एक बार फिर से मिक्सर को चालू करके पूरे मिक्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जब तक कंक्रीट पूरी तरह यूनिफॉर्म, कोहेसिव और वर्केबल ना दिखे, तब तक मिक्सिंग जारी रखिए। दोस्तों, अब मिक्स पहले से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये हमारा इनिशियल मिक्स है। इस मिक्स डिजाइन में हमें 3 आवर्स की स्लंप रिटेंशन चाहिए, इसलिए अब हर 1 घंटे बाद स्लंप टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि 3 आवर्स तक कंक्रीट अपनी वर्केबिलिटी कितनी अच्छी तरह बनाए रखता है। शुरुआत के हिसाब से देखा जाए तो इनिशियल मिक्स अच्छी तरह तैयार हुआ है। दोस्तों, अब 3 आवर्स पूरे हो चुके हैं। हर 1 घंटे का वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आपको स्लंप टेस्ट डिटेल में सीखना है तो उस पर हमने अलग से एक पूरी वीडियो बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा टेस्ट करके दिखाया है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल की बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। अगर आप आरएमसी या कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम की हैं। आपका नॉलेज बढ़ेगा, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छी जॉब मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। आज भी इंडस्ट्री में अच्छे क्वालिटी इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि 3 आवर्स के बाद हमारे कंक्रीट का स्लंप कितना आया है। लड़ा मामा जास्त फिरू नका, पडतंय म्हणून थोडं कधी फिरवायचं, माल सहज खाली पडला पाहिजे ना। बस स्पीड उठाओ बरोबर। बराबर। दोस्तों, अब 3 आवर्स के बाद स्लंप टेस्ट भी पूरा हो चुका है और 3 आवर्स के बाद हमें 130 मिलीमीटर स्लंप प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि फ्रेश स्टेट में हमारा कंक्रीट पास है। कंक्रीट ने अच्छी स्लंप रिटेंशन दिखाई है। अभी भी ये कोहेसिव और वर्केबल है, इसलिए इसे आसानी से पंप भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फ्रेश प्रॉपर्टीज पास होना ही काफ़ी नहीं है। अब हमें इस कंक्रीट के क्यूब्स कास्ट करने होंगे और 3 डेज़, 7 डेज़ और 28 डेज़ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी चेक करनी होगी। यानी अब हम हार्डन्ड स्टेट की परफॉर्मेंस भी वेरीफाई करेंगे। अगर फ्रेश स्टेट और हार्डन्ड स्टेट दोनों में कंक्रीट हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तभी इस मिक्स डिज़ाइन ट्रायल को सफल यानी पास माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ हम IS अप्रूव्ड ABS प्लास्टिक क्यूब मोल्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मोल्ड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंक्रीट क्यूब की डायमेंशन बिल्कुल एक्यूरेट आती है। साथ ही क्यूब की सभी सतहें एक दूसरे के पैरेलल और कॉर्नर तथा एजेस बिल्कुल शार्प बनते हैं। इससे क्यूब टेस्ट रिजल्ट्स में वेरिएशन काफ़ी कम हो जाता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। जब ऐसे क्यूब CTM मशीन में टेस्ट किए जाते हैं तो लोड पूरे क्यूब पर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है
और क्यूब भी सेटिस्फैक्टरी फेलियर मोड में फेल होता है। कंपैक्शन के लिए हम यहाँ वाइब्रेटिंग टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइब्रेटिंग टेबल से कंक्रीट की बहुत अच्छी कंपैक्शन होती है। एंट्रैप्ड एयर आसानी से बाहर निकल जाती है और कंक्रीट ज़्यादा डेंस बनता है। मैनुअल कंपैक्शन की तुलना में इससे काफ़ी बेहतर और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। यही वजह है कि हमारे लैब में क्यूब स्ट्रेंथ के रिजल्ट्स काफ़ी रिलायबल और रिपीटेबल आते हैं। अगर आपको भी ये ABS क्यूब मोल्ड्स, वाइब्रेटिंग टेबल या ऐसे दूसरे लैब इक्विपमेंट्स चाहिए तो उनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट सेक्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब कंक्रीट को क्यूब मोल्ड में 3 बराबर लेयर्स में भरना है। हर लेयर भरने के बाद उसे लगभग 15 से 30 सेकंड तक वाइब्रेटिंग टेबल पर वाइब्रेट करना है। ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं देना है। जैसे ही कंक्रीट की पूरी कंपैक्शन हो जाए और बड़े बड़े एयर बबल्स निकलना बंद हो जाएं, उसी समय वाइब्रेशन रोक देना है। इसी तरीके से तीनों लेयर्स की कंपैक्शन पूरी करनी है ताकि क्यूब पूरी तरह डेंस और यूनिफॉर्म तैयार हो। दोस्तों, क्यूब्स कास्ट करने के बाद उनकी ऊपरी सतह को अच्छी तरह फिनिश कर दीजिए। इसके बाद क्यूब्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इन्हें रूम टेम्परेचर पर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए ताकि इनकी इनिशियल सेटिंग सही तरीके से हो सके। अब अगले दिन सुबह इन पर आइडेंटिटी मार्क करेंगे ताकि हर क्यूब की पहचान आसानी से हो सके और आगे 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज की टेस्टिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, अब ट्रायल शीट में सभी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर वाटर ऐड करने का टाइम, 3 आवर्स का स्लंप और ट्रायल से जुड़े ज़रूरी कमेंट्स भी नोट कर दीजिए। इस तरह हर ट्रायल का पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा और आगे कभी भी उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इसे अपने सिविल इंजीनियर दोस्तों, क्वालिटी इंजीनियर्स और RMC इंडस्ट्री में काम करने वाले साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल मिक्स डिज़ाइन वाली वीडियो आपको YouTube पर बहुत कम देखने को मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही रियल प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी सबसे महत्वपूर्ण स्टेप बाकी है। अब हम कंक्रीट क्यूब्स की क्योरिंग, फिर 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा मिक्स डिज़ाइन वास्तव में पास हुआ है या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अब क्यूब्स पर मार्कर से आइडेंटिटी मार्किंग कर लेते हैं। हर क्यूब पर ट्रायल नंबर, ग्रेड और कास्टिंग डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ ट्रायल नंबर 1 M25 ग्रेड और कास्टिंग डेट लिख रहे हैं। इसके साथ ही सभी क्यूब्स को 1 से 9 तक नंबरिंग भी दे देते हैं
ताकि टेस्टिंग के समय कोई कंफ्यूजन न हो। अब क्यूब्स को सावधानी से डीमोल्ड करेंगे और क्योरिंग टैंक में डाल देंगे। दोस्तों, क्योरिंग के पानी का टेम्परेचर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आईएस स्टैंडर्ड के अनुसार क्योरिंग वाटर का टेम्परेचर 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर क्यूब्स को 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज तक क्योर किया जाएगा, ताकि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सही और विश्वसनीय परिणाम मिल सके। दोस्तों, यहाँ हम एयर कंप्रेसर की मदद से क्यूब्स को प्लास्टिक मोल्ड से बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके से क्यूब्स आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं और उनके कॉर्नर या एजेस को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। ध्यान रखिए, डीमोल्डिंग हमेशा सावधानी से करें ताकि क्यूब्स में किसी भी तरह की क्रैक या डैमेज ना आए। दूसरा 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 लो ना। अब सभी क्यूब्स को सावधानी से क्योरिंग टैंक में रख देते हैं। ध्यान रखिए, सभी क्यूब्स पूरी तरह पानी में डूबे होने चाहिए ताकि हर तरफ से एक जैसी क्योरिंग हो सके। अब ये क्यूब्स 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज तक इसी क्योरिंग टैंक में रहेंगे। इसके बाद तय समय पर इन्हें निकालकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, आज 3 डेज पूरे हो गए हैं, तो अब 3 डेज क्यूब टेस्टिंग शुरू करते हैं। हम क्यूब्स लेकर हमारी दूसरी प्लांट की लैब में आए हैं, क्योंकि मेन प्लांट का CTM मशीन अभी मेंटेनेंस में है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले हर क्यूब का वेट नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्यूब को CTM मशीन में सही तरह से सेट करेंगे। अब मशीन को स्टार्ट करके धीरे धीरे लोड देंगे। जैसे ही क्यूब टूटेगा, मशीन पर जो मैक्सिमम लोड दिखाई देगा उसे तुरंत ट्रायल शीट में नोट कर लेना है। इसी तरह तीनों क्यूब्स की टेस्टिंग करेंगे और आगे इन्हीं रीडिंग्स से 3 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे।
दोस्तों, अब 3 डेज के तीनों क्यूब्स की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। हमें जो भी रीडिंग्स मिली हैं वो किलो न्यूटन में हैं। अब इन रीडिंग्स को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मैक्सिमम लोड को क्यूब के यूनिट एरिया यानी 22,500 स्क्वायर मिलीमीटर से डिवाइड करेंगे। इससे हमें उत्तर न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर यानी मेगा पास्कल में मिलेगा। इसी तरह तीनों क्यूब्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। अब इन तीनों वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे। हमारे ट्रायल में 3 डेज की एवरेज स्ट्रेंथ 23.76 मेगा पास्कल आई है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। अब देखते हैं कि यह टारगेट मीन स्ट्रेंथ का कितना प्रतिशत है। इसके लिए 23.76 को 31.6 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उत्तर आता है लगभग 76%। यानी सिर्फ 3 डेज में ही हमारा कॉन्क्रीट टारगेट मीन स्ट्रेंथ का लगभग 76% हासिल कर चुका है, जो एक बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। दोस्तों, आज 7 डेज क्यूब टेस्टिंग का दिन है। आज मेरे साथ हमारे सीनियर क्वालिटी इंजीनियर शुभम देशमुख सर भी मौजूद हैं। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तब तक देशमुख सर ट्रायल शीट में सभी रीडिंग्स नोट कर रहे हैं। अब 3 डेज की तरह ही 7 डेज की टेस्टिंग भी सेम प्रोसीजर से करेंगे। हर क्यूब का वेट लेंगे, फिर CTM मशीन में रखकर टेस्ट करेंगे और जो मैक्सिमम लोड आएगा उसे ट्रायल शीट में नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि 7 डेज में हमारे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है।
दोस्तों अब 7 डेज की तीनों क्यूब्स की टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। तीनों क्यूब्स की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 27.39 मेगापास्कल आई है। अब देखते हैं कि ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ का कितना प्रतिशत है। इसके लिए 27.39 को 31.6 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका उत्तर आता है लगभग 86%। यानी दोस्तों सिर्फ 7 डेज में ही हमारा कंक्रीट टारगेट मीन स्ट्रेंथ का लगभग 86% हासिल कर चुका है। ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है और दिखाता है कि हमारा मिक्स डिज़ाइन सही दिशा में परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं कि 28 डेज में हमारा कंक्रीट फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हासिल करता है। दोस्तों आखिरकार हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज 28 डेज पूरे हो चुके हैं और अब फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने का समय आ गया है। अच्छी बात यह है कि अब हमारी मेन लैब का CTM मशीन भी पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है, इसलिए आज की 28 डेज टेस्टिंग यहीं हमारी मेन लैब में होगी। आज भी मेरे साथ शुभम देशमुख सर हैं। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तब तक देशमुख सर ट्रायल शीट में सभी ऑब्जर्वेशन और रीडिंग्स नोट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट तीनों क्यूब्स की टेस्टिंग पूरी करते हैं और देखते हैं कि हमारे मिक्स डिज़ाइन ने फाइनल 28 डेज स्ट्रेंथ हासिल की है या नहीं। ले ले जाओ, तुम उधर लगाओ, मैं काम करूँ। 8,750 9,345 9,852 8 masih panas.
दोस्तों आखिरकार 28 डेज की टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। तीनों क्यूब्स की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43.47 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर आई है। दोस्तों इतने कम सीमेंटिशियस मटेरियल में ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ है। अब देखते हैं कि हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ का कितना प्रतिशत हासिल किया है। 43.47 डिवाइडेड बाय 31.6 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका उत्तर आता है लगभग 137%। यानी दोस्तों सिर्फ टारगेट मीन स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि उसका लगभग 137% हमने हासिल कर लिया है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा मिक्स डिजाइन सफल रहा और फ्रेश स्टेट के साथ साथ हार्डन्ड स्टेट में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा मिक्स डिजाइन कोर्स और प्रैक्टिकल ट्रायल यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सिविल इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगला कौन सा प्रैक्टिकल टॉपिक आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, टेक केयर, जय हिंद।